हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की सोशल साइंस का ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये एसएसटी का सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे यानी cbseacademics.in वाली वेबसाइट पे आपको ये सैंपल क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। और सैंपल क्वेश्चन पेपर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं सिर्फ प्री बोर्ड की बात नहीं कर रहा, बोर्ड में भी कम से कम 5 सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको करके ही जाने हैं। डोंट वरी, मैं उसकी वीडियो अपलोड करूंगा और मैं ऐसा एक और सैंपल क्वेश्चन पेपर अपलोड करूंगा, ठीक है, अभी कुछ टाइम बाद, और वो भी आपको करना है। ठीक है, अच्छा मेन मुद्दे पे आते हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर जो आप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर की वीडियो बनाते हो ना, मतलब हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करते हो जिसके अंदर पीवाईक्यूज भी होते हैं, आप बोलते हो कि यही कर लो, यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर क्या उसके अंदर से कोई क्वेश्चन आया हुआ है इसके अंदर? चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हम एक काम करते हैं, पहले तो डायरेक्टली मेन मुद्दे पे आ जाते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन पे, क्योंकि यही ऐसे क्वेश्चन है कि अगर ये 5-5 नंबर वाले जो हैं अगर आपने कर लिए तो पासिंग मार्क्स से तो ज़्यादा ही मार्क्स आएंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो है ना सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर है, ये इस टाइम अपलोड हुआ है ना। जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो पीडीएफ है, जो वीडियो है, मैं बहुत पहले अपलोड कर चुका हूँ, है ना। बहुत पहले नहीं, मतलब कुछ टाइम पहले अपलोड करी है। ठीक है, और मैं सारी की सारी पीडीएफ के अंदर से क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि हाईलाइट दी वेरियस मेजर एंड द प्रैक्टिस दैट द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी इंट्रोड्यूस टू क्रिएट द सेंस ऑफ द कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। ठीक है, यानी जो हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशनरी थे, फ्रांस के जो क्रांतिकारी थे, हिंदी के अंदर डोंट वरी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कुछ ही टाइम में वीडियो आ जाएगी, या अगर बना दी होगी तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्वेश्चन ये है कि जो हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशनरी थे, उन्होंने हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद लोगों में एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी जगाने के लिए क्या किया। घुमा के आया हुआ है थोड़ा सा क्वेश्चन, बट अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो आपसे सीधा सीधा पूछ रहा है कि मेजर चेंजेस आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन बताओ। चलो सर ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, समझ आ गया। अब आप ये बताओ कि आपने क्वेश्चन कब करवाया था। अच्छा जी, दिखाता हूँ। ये ना 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये पीडीएफ है। आपको यकीन नहीं होता ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको आप वेरीफाई करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, जस्ट अ सेकेंड। आप है ना, ये जो मैंने ये हमारा चैनल है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे आना। ठीक है, यहाँ पर आपको ये क्लास 10 की आना, इस वाली वीडियो पे क्लिक करना। ये देखो लिखा ना क्लास 10 हिस्ट्री पीवाईक्यूज, क्लिक करना। यही पीडीएफ आपको मिलेगी। कौन सी वाली? यही वाली। और अगर हम नीचे की तरफ आए तो आप देखोगे तीसरा क्वेश्चन ही यही है। ठीक है, देखो ये तो बिल्कुल डिट्टो मिल रहा है। व्हाट स्टेप डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी टेक टू क्रिएट द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, या फ्रेंच रेवोल्यूशनरी, या फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कलेक्टिव आइडेंटिटी जगाने के लिए क्या क्या किया था, या मेजर चेंज आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। घुमा फिरा के सेम ही आया, और देखो इतनी बार रिपीट है। ठीक है, और इस बार भी रिपीट हुआ है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर में है। ठीक है, तो इसलिए वो करना ही करना है। मैं उसका आंसर दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले तो उसके अंदर भी लिख रखा है मैंने, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर भी है, ये देखो लिखा है कि पहला तो क्या हुआ कि जो पावर थी, जो राजा के पास पावर थी, वो लोगों के पास चली गई। नया फ्लैग आया, हाइम्स वगैरह जो है वो देश के नाम पे, और टेकिंग वगैरह, शपथ वगैरह ली गई। ठीक है, सारा का सारा यूनिफॉर्म लॉ आ गए, सब लोगों के लिए सेम कानून आ गए। ठीक है, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इसका मतलब सब कुछ जो है एक जगह से कंट्रोल किया जाने लगा। ओके, इंटरनल ड्यूटीज़, पहले एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फ्रांस में ड्यूटीज़ देनी पड़ती थी, कस्टम ड्यूटीज़ जो होती है ना वो देनी पड़ती थी, वो हटा दिया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर, पहले क्या होता था, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों का जो वेट करने का सिस्टम था ना, वो अलग अलग था फ्रांस के अंदर ही, तो उसको सेम कर दिया। साथ में जो रीजनल डायलैक्ट थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ख़त्म कर दिया। फ्रांस को नेशनल लैंग्वेज बना दिया, फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज बना दिया, और जो छोटी मोटी जो लैंग्वेज बोली जाती थी ना, उसको हटा दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो हमारा स्टेट जनरल था पहले फ्रांस के अंदर, आपको पता है स्टेट जनरल के अंदर फर्स्ट हमारे क्लर्की, नोबल और थर्ड स्टेट के लोग हुआ करते थे, उनका नाम चेंज करके नेशनल असेंबली कर दिया। ठीक है, और कुछ दे रखा है नहीं, यही पॉइंट है हमारे सारे के सारे। ओके, और ये भी ये वाला पॉइंट भी है कि बेसिकली सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी जगाने के लिए जो आइडिया है ला पात्रिया का और हमारा ला सिटोयन का, ये जो आइडिया है, इन दोनों को क्या किया गया, एम्फेसाइज किया गया, लोगों पे बोला गया कि आपको अपनी कंट्री को यानी फ्रांस को फादरलैंड मानना है, और सिटीजन को सबको इक्वल राइट दिए जाएंगे। ठीक है जी, चलो सर बहुत ही बढ़िया। मतलब ये वाला, और ये सेम बात वही लिखी हुई है, देखो वही ला पात्रिया हो गया, ले सिटोयन हो गया, न्यू फ्लैग आ गया, स्टेट जनरल का नाम चेंज करके कर दिया, ऑथ टेकिंग ली गई देश के नाम पे, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह अबॉलिश कर दी। यही बात तो मैंने बोली थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो और वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सर ये भी बता दो, करा नहीं करा? ठीक है, हाईलाइट द रोल ऑफ ऑटोमन बिस्मार्क इन द मेकिंग ऑफ जर्मनी। सिंपल है ना, ये लिखा ना मेकिंग ऑफ जर्मनी, और क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो आप समझ जाओ इसमें पूरा का पूरा आपको यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी लिखना है। ठीक है, चलो मैं आपको दोनों दिखाऊंगा। ठीक है, आप टेंशन मत लो। ये देखो, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं। ये लिखा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब नीचे की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आप। अच्छा वो दूसरी वाली थी वो। ठीक है, एक तो हमारा ये रहा,
शॉर्ट नोट ऑन ऑटोमन बिस्मार्क, सीधा सीधा है ना। ऑटोमन बिस अभी मैं बताऊंगा ऑटोमन बिस्मार्क कौन है। ऑटोमन बिस्मार्क जो प्रूशिया मतलब जो जिन आर्मी ने लड़ाई करी थी ना बेसिकली हमारे जर्मन के उसके किंग के साथ लड़ाई करी थी। प्रूशिया ने ना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी कि हम जर्मनी को एक यूनिफाइड कंट्री बनाएंगे, एक नेशन स्टेट बनाएंगे, और उसके लिए लड़ाई लड़ी थी 7 साल तक, 3 देशों के साथ लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। और वो लड़ाई लड़ी थी हमारे उस प्रोसेस में जो लीडर थे वो थे हमारे ऑटोमन बिस्मार्क, ठीक है। ऑटोमन बिस्मार्क ने ही एक तरह से आप कह सकते हो कि जर्मनी को यूनिफाई करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है, ठीक है जी। चलो, और ये नीचे है ये यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ठीक है। तो अब आंसर भी जो है वो तो आप लिख ही लोगे, इतना कोई टफ नहीं है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पहले ही बताया था, इंपॉर्टेंट है, और नोट्स में मैंने लिखवा ही दिया था। अच्छा, नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? आप सीधा है ना हमारी वेबसाइट पे चले जाना www.mainpointstudy.in, यहाँ पर आ जाओगे, ठीक है। नोट्स एकदम फ्री है, ठीक है बच्चे। देखो मैंने आपके लिए सब कुछ कर रखा है, आपको बस थोड़ा सा एफर्ट डालना है और फुल मार्क्स लेकर आओगे आप। और ऐसा नहीं है लाते नहीं है बच्चे, पिछली बार 2 सैम्पल पेपर गिव अवे किए थे, दोनों के 100 मार्क्स आए हैं। आपके लिए भी बहुत सिंपल है, ठीक है। बहुत प्यार से आप एसएसटी में स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक और बात, जैसे मैंने बोला कि मेन पॉइंट स्टडी पे सब कुछ फ्री है, तो बात यह है कि चैनल को रन करने के लिए अभी तो मैं कर पा रहा हूँ, बट बाद में शायद मेरे को प्रॉब्लम आए, आपके जूनियर्स को शायद प्रॉब्लम आए, ठीक है। तो अगर आप सपोर्ट करना चाहो तो कंट्रीब्यूटर्स का बटन दे रखा है, यहाँ से आप सपोर्ट कर सकते हो। देखो सपोर्ट कितना छोटा है बड़ा है वो मैटर नहीं करता, आपका सपोर्ट मैटर करता है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट करते हो तो मेरे को लगता है जब बच्चा इतना कर रहा है तो मेरे को उससे 10,000 गुना ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। तो एक मोटिवेशन बना रहता है, ठीक है। चलो, और अगर देखो आप ये नोट्स वगैरह डाउनलोड करने आते हो, आप फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं भी कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, आप अच्छे मार्क्स लाओ, वो सबसे बड़ा सपोर्ट होगा मेरे, बिल्कुल आत्मतृप्त हो जाएगी मेरी, ठीक है। और अगर नोट्स डाउनलोड करने आए ये ऐड वगैरह मिले तो क्लिक करके 10-20 सेकंड रुक जाना, वो भी अल्टीमेटली सपोर्ट ही होगा, ठीक है जी। चलो, अब आ जाते हैं जी दोबारा से अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये रोल ऑफ ऑटोमन बिस्मार्क, ये यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पूछा है, ध्यान से देखोगे ना, देखो और वाले पे आ जाते हैं, तो ये आपसे घुमा फिरा के आपसे इसने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पूछा। देखो प्रूशिया जो है उसने लीडरशिप उठाई थी जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए। ऑटोमन बिस्मार्क जो थे वो चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है, जिसने क्या किया था, प्रूशिया की आर्मी को लीड किया था इन्होंने। 7 साल तक 3 वॉर लड़ी थी, किसके साथ? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस के साथ, और एंड में प्रूशिया जीत गया था। और प्रूशिया का जो किंग था जिसका नाम था विलियम 1, काइजर विलियम 1 था, उसको जर्मनी का किंग बना दिया गया। उसकी शपथ हुई थी वर्सैल्स के अंदर, कब? 1871 में जनवरी में, और शायद 18 जैन थी, 18 जैन 1871 में शपथ दी गई थी। और हमारा काइजर विलियम 1 जो है प्रूशिया का किंग, वही हमारा जर्मनी का किंग बन गया, ठीक है। सर दोनों क्वेश्चन हो गए, मतलब आपने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये मैं बात पता है क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर के करने ही करने हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के अंदर मैं दोबारा बोल दूं पूरा डिट्टो पेपर बनने वाला है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसीडर्ड एज द बैकबोन ऑफ द जनरल एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्जामिन द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। पूछा है आपसे, सिंपल क्वेश्चन पूछा है, क्या ना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बैकबोन ऑफ जनरल एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों कहा जाता है? चलो, मैंने अभी कुछ टाइम पहले वीडियो बनाई थी, आप देख भी सकते हो, मैं दिखा देता हूँ आपको। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये रही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है। यहाँ पर थोड़ा सा वो चल जाता है ना, वो नहीं चला, बट ये देखो ये दिखाता हूँ मैं आपको, एक पीडीएफ दिखाता हूँ, यही वाली पीडीएफ के अंदर से बनाया था, चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, खुली छूट है आपको, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। क्वेश्चन क्या लिखा है कि व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड व्हाई इट इज कंसीडर द बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट, और इंटरप्रेट करना है रीज़न। ये सारे रीज़न आपको लिखने हैं। क्या क्या है कि जो है, पहली बात तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की डेफिनेशन वो ऊपर से ही मैंने इसलिए 2 बार नहीं लिखी क्योंकि मैंने ऊपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की पहली डेफिनेशन बता रखी थी, ठीक है। तो पहली बात तो है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या करता है कि एग्रीकल्चर से डिपेंडेंसी कम करता है, जॉब क्रिएट करता है, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट को देश के अंदर से ख़त्म करता है ना, और रीजनल डिस्पैरिटी जो है उसको ख़त्म करता है। इसका मतलब है अगर गांव वाला एरिया है वहाँ पर अगर फैक्ट्री लगना शुरू हो जाती है तो उसका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, तो रीजनल डिस्पैरिटी को वो ख़त्म करता है। साथ में ट्रेड वगैरह को, कॉमर्स वगैरह को एनहेंस करता है, और ये साथ में फॉरेन करेंसी भी लेकर आता है। इसका मतलब है कि आप है ना कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करके दूसरी कंट्री में भेजोगे तो फॉरेन करेंसी आएगी ना, अमेरिका में भेजते हो डॉलर आता है नहीं आता, तो वही लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है जी। ये क्वेश्चन भी डिट्टो है। चलो जी सर, ये भी क्वेश्चन भी डिट्टो है, मैं इसका आंसर भी दिखा देता हूँ। ये रहा जी इसका आंसर, आप चाहो तो ये दे रखा है, वही बात लिखी है, मॉडर्नाइज करता है, एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी कम करता है, बिल्कुल डिट्टो आंसर लिखा हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह है ना, और ट्राइबल वगैरह रीजनल डिस्पैरिटी को ख़त्म करता है, कॉमर्स वगैरह को आगे ले जाता है, ट्रेड और कॉमर्स को, और फॉरेन एक्सचेंज लेकर आता है ना, यही लिखा हुआ था। चलो सर, ये भी बता दो कि एग्जामिन दी मल्टी प्रॉन्ज एस्पेक्ट ऑफ दी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। सिंपल बोलूँ ना आपसे, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, सॉरी आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर, और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के बारे में, दोनों के बारे में शॉर्ट नोट पूछा है आपसे,
सिंपल बताऊँ ना, ये 5 नंबर के क्वेश्चन में यही पूछा है। ठीक है, क्या मैंने इसे करवाया है? चलो ये भी देख लेते हैं हम। तो अगर आप, हम एक काम करते हैं, सर्च कर लेते हैं, ऐसे तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा अगर मैं ऊपर नीचे करूँगा। तो ये देखो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला ये रहा। तो सिग्निफिकेंस लिख देना और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में लिख देना है। ठीक है, और मैं इसका आंसर भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे स्टार्टिंग में पहले इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग जो प्रोडक्ट है, जैसे टेलीविज़न वगैरह, टेलीफोन, सेलुलर, टेलीकॉम, पेजर, टेलीफोन और टेलीफोन एक्सचेंज हो गया, रडार, कंप्यूटर, सारी की सारी चीज़ें आती है जो कि टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में ज़रूरत होती है जिसकी। और बैंगलोर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल है इंडिया का। 1 मार्क्स में एमसीक्यू बन सकता है इसका। ठीक है, वो एमसीक्यू वाली वीडियो में कवर करवा रखा है, डोंट वरी। और एमसीक्यू की भी वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगी। चैप्टर वाइज मैंने हर के एमसीक्यू भी डाल रखे हैं। मैं ना एक्चुअल में इस वीडियो को बनाने का रीज़न पता है क्या? बोर्ड एग्जाम था। प्री बोर्ड तो चलो कर लोगे आप अच्छे से, वो मैंने बता ही दिया। इसमें ये भी करके जाओगे तो इनफ है, बट मैं बोर्ड एग्जाम के लिए बता रहा हूँ कि आप वो भी करके जाओ। ठीक है, कौन सा चैप्टर है ये? रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इस पर क्लिक करोगे ना, बेसिकली जियोग्राफी के, सॉरी एमसीक्यू थे ना वो, तो जियोग्राफी के एमसीक्यू हैं। इस पर क्लिक करोगे, 7 वीडियो दे रखी है और सातों के सातों चैप्टर की। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की भी दे रखी है, कर लेना, हो जाएंगे एमसीक्यू आपके। ठीक है, चलो नेक्स्ट वही बता रखा है कि हमारे उसके अलावा हमारे बैंगलोर के अलावा मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया में 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। इससे क्या फ़ायदा होता है? बिल्कुल फ़ायदा होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। 30% वर्क फोर्स, देखो यही बात लिखी हुई है, 30% वर्क फोर्स जो है वो वुमेन जो है इसके अंदर वर्क करती है ना। और बाकी बीपीओ सेक्टर हमारा बहुत है, यानी हमारी कंट्री के लिए जो आईटी सेक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वाला भी दे रखा है। नेक्स्ट आते हैं कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। चलो, अब आप बोलोगे सर आप तो ना पीडीएफ खोल खोल के बता रहे हो, हमें कैसे पता चलेगा कि आपने ये पीडीएफ पहले बनाई है? क्या पता आपने पीडीएफ अभी बनाई हो क्वेश्चन पेपर देख के। चलो ठीक है, ये भी मैं प्रूव कर देता हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है ना। यहाँ पर मैंने मेन पॉइंट स्टडी लिखा है ना, मेन पॉइंट स्टडी पे क्लिक करना, टेलीग्राम चैनल है, फाइल पे आना। यहाँ पर मैंने बहुत सारे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ वैसे ही डाल रखी है। तो एक काम करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के पीवाईक्यूज है, इस पर क्लिक किया। अच्छा, एक डेट कब की थी? डेट देखिए आपने, डेट थी 11 मई की, है ना। 11 मई की डेट थी। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये खुल गया। पहला क्वेश्चन ही देखो, फंक्शन पूछा है पॉलिटिकल पार्टी के, यानी ये वाला जो 5 नंबर का क्वेश्चन आया ना अपना। ठीक है, दिखाता हूँ मैं, ये 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, एक ही बात है। ठीक है, और मैं देखो एक और चीज़ बता देता हूँ, मैंने जब इस चैप्टर को पढ़ाया था ना, जब चैप्टर को पढ़ाया था, जो जो नोट्स है, जब आपको वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे मेन पॉइंट इसके पॉलिटिकल पार्टी के, तो उसमें भी मैंने बता दिया था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्या पॉइंट है इसमें? अगर आपको यकीन नहीं होता ना कि सेम क्वेश्चन है, तो मैं दिखा देता हूँ। पहला पॉइंट क्या लिखा है? पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट इलेक्शन। ठीक है, हम एक काम करते हैं, नीचे आते हैं, क्या लिखा है? पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट इलेक्शन। सेम पॉइंट है यार। पॉलिटिकल पार्टी क्या काम करती है वो आपको बताना है। तो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन को कंटेस्ट करती है। ठीक है, पॉलिसी वगैरह बनाती है। ठीक है, वोटर जो है उससे चूज़ करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, अगर जीत जाती है तो लॉ वगैरह बनाती है। पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट को रन करती है। हार जाती है तो अपोजिशन का रोल निभाती है। पब्लिक ओपिनियन शेप करती है, यानी प्रोटेस्ट वगैरह करने के लिए लोगों को बोलती है अगर उनको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो गवर्नमेंट की। नेक्स्ट है क्या ना, वो जो गरीब लोग होते हैं ना, उनको गवर्नमेंट की मशीनरी और वेलफेयर स्कीम का एक्सेस प्रोवाइड करती है। तो ये सारे के सारे पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, वही है नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन के रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है रूरल सोसाइटी में, और हमारे रिजर्व बैंक का काम बताओ, सिग्निफिकेंस बताओ। रोल ही पूछा है, सिग्निफिकेंस यानी रोल वगैरह पूछा आपसे। चलो, ये तो है ना, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन तो मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था ना तभी बता दिया था। ये चैप्टर की पीडीएफ है। ठीक है, आप वेबसाइट पे आओगे ना, वेबसाइट पे आओगे, क्लास 10th पे आओगे। ठीक है, हमारी कहाँ गया ये, मेकिंग मनी एंड क्रेडिट, है ना। इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके सामने ये नोट्स ओपन हो गए। ठीक है, नोट्स ओपन करके आप नीचे की तरफ आओगे तो दिखा देता हूँ मैं आपको। आई होप आपको थोड़ा छोटा ना दिख रहा हो, ठीक ठीक दिख रहा हो। तो ये देखो, सिग्निफिकेंस ऑफ रिजर्व बैंक, यानी रिजर्व बैंक क्या करता है? सबसे पहले करेंसी छापता है सेंट्रल गवर्नमेंट के भी यहाँ पे। आप मेरी देखो, वैसे तो मैं इसमें दिखाना ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, वो छोटा दिख रहा है। मैंने मतलब दिखा दिया आपको कि सेम ही है, आंसर सेम ही है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो रिजर्व बैंक के काम दे रखे हैं। तो रिजर्व बैंक क्या करता है? फॉर्मल सोर्स को बेसिकली लोन को मतलब फंक्शनिंग वगैरह देखता है, कैश बैलेंस मेंटेन कर रहा है नहीं कर रहा बैंक ये चेक करता है ना। साथ में जो आरबीआई है वो प्रिंट भी करता है मनी, है ना। ये सारे के सारे काम करता है, और ये भी देखता है कि बैंक सिर्फ है ना प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस को ही लोन ना दे, गरीब लोगों को भी लोन दे।
ओके। और आरबीआई जो है वो देखता रहता है कि कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट है, पीरियोडिकली इन्फॉर्मेशन सबमिट करता रहता है, आरबीआई रेपो रेट वगैरह निकालता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट है फंक्शन ऑफ रोल ऑफ आरबीआई, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ आरबीआई कि आरबीआई क्या काम करता है और क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट बता देना कि वो जो है वो मनी को प्रिंट भी करता है। अच्छा, एक तो ये था, और दूसरा वाला क्या था, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सिंपलेस्ट क्वेश्चन सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला था। ये भी सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला भी बिल्कुल एंड वाले पेज पे आओगे तो यार जी ऊपर ही लिखा है, आई होप ये तो आपको दिख रहा होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप लिखा हुआ है फॉर दी पोल। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में लिखा हुआ है, और साथ ही में ये वाला पॉइंट भी इंक्लूड कर देना, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है वो गरीब लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बेसिकली क्या काम करता है, देखो बहुत सारे गाँव ऐसे होते हैं जहाँ पर बैंक नहीं होते, तो बहुत सारे लोग हैं ना आपस में आ जाते हैं, साथ में आ जाते हैं, और जब वो साथ में आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, 25-50 रुपये जितने भी उनके पास है ना वो इकट्ठा करते हैं, और पैसे इकट्ठा करके एक वो बना लेते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होता है कि पहली बात, अगर मान लो मैं मेंबर हूँ सेल्फ हेल्प ग्रुप का और मेरे को लोन चाहिए हो तो मेरे को कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाएगा, मेरे को कोई भी कोलेटरल नहीं रखवाना पड़ेगा, मैं उससे बिजनेस कर सकता हूँ, पैसे कमा सकता हूँ, अपना सारी चीज़ें देख सकता हूँ, और मैं डेट ट्रैप में नहीं फंसूंगा। तो यही था हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है जी। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। वही बात लिखी हुई है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है वो गाँव के अंदर बेसिकली वुमेंस वगैरह और स्मॉल जो लोग होते हैं वो चलाते हैं, पर्टिकुलरली वुमेन, क्योंकि वुमेंस को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप में 15 से 20 लोग होते हैं, 25 से 100 रुपये जमा कराते हैं, और अगर स्मॉल लोन की किसी को ज़रूरत हो तो वो मिल जाता है, और बहुत ही लेस इंटरेस्ट रेट पे मिलता है जो मनी लेंडर चार्ज करते हैं। और अगर वो लोन मतलब अपने पैसे इकट्ठा करने में रेगुलर रहते हैं ना, तो बैंक भी उनको बिना कोलेटरल के लोन देने के लिए रेडी हो जाता है ना। इससे वो छोटे छोटे लोन लेके ना अपना डेवलपमेंट कर पाते हैं, और इनकम वगैरह जनरेट कर पाते हैं, लोगों को भी जॉब दे पाते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है। तो ये 5-5 नंबर के तो सर एक एक क्वेश्चन आपने करवाए हैं, ठीक है। चलो अब हम थोड़ा सा, मैं जानबूझ के पहले बड़े बड़े क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। एमसीक्यू तो यार छोटे हैं, मैं क्या बताऊँ, एमसीक्यू तो बच्चों वाले हैं, ठीक है। तो फिर उसका अब ये मैप भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है, मैप भी कर ही लेते हैं। मैप की भी वैसे अलग से वीडियो बना रखी है, और मैप तो आपको सीधा यहाँ पर लिखोगे ना मैप, तो मैप का तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैप आपको डायरेक्टली मिल जाएगा क्लास 10th की उस पर टेलीग्राम पे। बट मैप में क्या है, सबसे पहले हीराकुद डैम कहाँ पर है, हीराकुद डैम, ये आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। तारापुर जो है, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, क्या बताया था तारापुर, मैंने एक ट्रिक बताई थी, तारापुर, तारा यानी स्टार, बॉलीवुड स्टार कहाँ रहते हैं, मुंबई, बम्बई, महाराष्ट्र अपना, तो यहाँ पर है। नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, अब पहले ही नोएडा लिखा है तो मैं इसमें क्या बताऊँ, यूपी, ठीक है जी, यूपी के अंदर है। कोच्चि पोर्ट, कोच्चि पोर्ट मैंने क्या बताया था, ट्रिक बताई थी, कैसे कोच्चि, कैसे केरला, नीचे की साइड, ठीक है जी। और ये अच्छा, ये हिस्ट्री के मैप का मार्क दे रखा है, तो ऊपर हम हिस्ट्री का देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला इंडिया का नेशनल कांग्रेस का जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, सेशन हुआ था 1920 में। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 2 बार हुआ था, सितंबर में भी हुआ था, दिसंबर में हुआ था 1920 में। हाँ, सितंबर में हुआ था नागपुर में, और दिसंबर में हुआ था हमारा कोलकाता में। अब आप नीचे की तरफ आओगे, आप देखोगे नागपुर मार्क हो रखा है, नहीं, कोलकाता मार्क हो रखा है। ये नागपुर नहीं है, नागपुर यहाँ पड़ता है, ये जो है गुजरात में मार्क है, ये मत कर देना कहीं, ये हमारा यानी ये कोलकाता ही होगा इसका फर्स्ट का। सेकंड क्या पूछा है कि सॉल्ट मार्च जो है वो कहाँ पर ख़त्म हुआ, द प्लेस वेयर, मतलब सॉल्ट लॉ ख़त्म किया यानी नमक बनाया, कहाँ बनाया था, दांडी में, ये रहा दांडी, ठीक है जी। ईजी था ना, मैप में भी इतनी कोई डिफिकल्टी नहीं है। और ये पैसेज वाले क्वेश्चन है ना, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, खुद ट्राई करना, क्योंकि पैसेज वाले क्वेश्चन देखो अलग आ सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था पैसेज वाले क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत भी, पहली बात तो इन्हीं के अंदर से आंसर होता है, बट बहुत बार ऐसे भी हो जाता है कि थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है, तो इसलिए ये एक बार आप खुद सॉल्व करने का ट्राई करना, 2 मिनट लगेंगे बच्चे, बट सॉल्व ज़रूर करना, ठीक है। इससे ना एग्जाम में आप ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये तो आता ही नहीं है ना, ऐसे क्वेश्चन आप जितना जल्दी, इससे पढ़ने की स्पीड भी अच्छी होती है और कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ हमने कर रखे, हम आराम से कर देंगे। एक ये वाला है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। और एक इसका ले लो, ये भी 4-4 नंबर के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। और एक इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये हमारा पैराग्राफ है, ले लिया आई होप आपने स्क्रीनशॉट, और ये क्वेश्चन है, ओके। ये अभी ट्राई करना, अभी ट्राई कर रहे हैं बिल्कुल, जब मैंने बोला अभी ट्राई तो अभी ट्राई करना है, ठीक है जी। चलो अब आते हैं कि जी हमारे 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे भी आ जाता है। पहला क्वेश्चन है कि टर्जरी से, अब देखो यार 5 नंबर के क्वेश्चन मैं दिखा चुका हूँ ना, अब 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए भी फिर मैं अलग अलग पीडीएफ खोलूंगा, तो मैं डायरेक्टली सीधा बताना शुरू करता हूँ, ठीक है। आपको पता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली पीडीएफ में मिल ही जाएंगे सारे क्वेश्चन आपको। टर्जरी सेक्टर जो है वो दूसरे सेक्टर से कैसे अलग है, तो आ जाते हैं डायरेक्टली हम हमारे आंसर पे। तो टर्जरी सेक्टर, पहली बात तो ये है कि टर्जरी सेक्टर में बेसिक सर्विसेज वगैरह आती है, ठीक है।
बेसिक सर्विसेज वगैरह आती है, बट अगर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर गुड्स बनाए जाते हैं ना। अगर मान लो कोई ड्राइवर भैया है तो वो क्या है, वो सर्विस सेक्टर में आते हैं, क्या वो कोई चीज़ बना रहे हैं, नहीं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर कोई फार्मर है तो वो तो एक्चुअल में चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो एक तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा है कि टर्जरी सेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को भी आगे लेकर जाता है, ठीक है। देखो एक फार्मर ने अपनी फसल को उगा लिया, है ना, उगाने के बाद वो जल्दी से जल्दी उसको कितनी जल्दी वहाँ पर मार्केट में लेकर जाकर बेच पाएगा, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और सर्विस सेक्टर में ये भी आएगा कि फर्टिलाइज़र वगैरह, सॉरी टर्जरी सेक्टर में हमारा ये हाउसिंग के मतलब जो आप कह सकते हो कि फसल ख़राब ना हो इसके लिए जो स्टोरेज वगैरह बनाया जाता है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं टर्जरी सेक्टर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को भी हेल्प करता है, ठीक है। और टर्जरी सेक्टर जो है होता है वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए उसमें सर्विसेज वगैरह इंपॉर्टेंट है ही है। और टर्जरी सेक्टर में क्या क्या चीज़ें आती है, टर्जरी सेक्टर में ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन वगैरह आता है। ये जो है इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा इस टाइम जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, इसलिए वो अलग है, ठीक है। डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या डिफरेंस है, डेमोक्रेटिक कंट्री में जो लोग होते हैं वो अपने लीडर को चुनते हैं, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में लोग वोट देके अपने लीडर को नहीं चुनते। यहाँ पर जो होते हैं लोगों के पास ज़्यादा राइट्स होते हैं, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों के पास राइट्स नहीं होते। डेमोक्रेटिक कंट्री में लोग के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, बोलने का अधिकार होता है, क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं गवर्नमेंट को, बट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है जी। चलो, और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर इलेक्शन होते हैं तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर मान लो किंग ने करवा भी दे इलेक्शन तो उसमें धोखाधड़ी होने के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है जी। अब आ जाते हैं, मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, तो वही लिखा हुआ है। अच्छा एक और बात, जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है ना वो ट्रांसपेरेंट होती है, लेजिटिमेट होती है और अकाउंटेबल होती है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि ट्रांसपेरेंट, लेजिटिमेट, अकाउंटेबल क्या होता है तो प्लीज़ मैं बोलूँगा कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर करो, क्योंकि वो चैप्टर फिलोसफिकल है, ठीक है। बहुत दिक्कत आएगी एग्जाम में अगर उसके क्वेश्चन आंसर वगैरह आपने नहीं करे तो, ठीक है। और डेमोक्रेटिक कंट्री में सबको डिग्निटी होती है, फ्रीडम होती है, सबको राइट्स वगैरह दिए जाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। यहाँ पर डिबेट वगैरह हो सकती है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में तो राजा डिबेट करने ही नहीं देगा, है ना। और यहाँ पर माइनॉरिटी की रिस्पेक्ट होती है डेमोक्रेटिक कंट्री में, है ना, भेदभाव नहीं होता। बट हमारे जो हमारे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पर होता है। एनहेंस द डिग्निटी ऑफ ऑल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होता नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। नेक्स्ट आते हैं कि इन वट वे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी अदर कंपनीज। एक होती है एमएनसी, ठीक है, और एक होती है लोकल कंपनी। मैं समझाता हूँ। टाटा, टाटा क्या है, टाटा एक एमएनसी है। एमएनसी का मतलब है टाटा पूरे इंडिया में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में है, यूके के अंदर भी है, बल्कि यूके के अंदर हेड ऑफिस है टाटा का, ठीक है। और लोकल कंपनी यानी लोकल कंपनी आप देख सकते हो जैसे कि अपना क्या बोलोगे, जैसे कि एग्ज़ाम्पल लोकल कंपनी में आप क्या दोगे यार, कोई भी छोटी कंपनी जो हो, जैसे कि अ, अ, जैन जैन साड़ी भंडार है, लेट्स अज्यूम मेरे दोस्त की शॉप है तो इसलिए मेरे दिमाग में अचानक से, तो ये क्या एक तरह से लोकल कंपनी है, ब्रांड खोल रखा है उन्होंने अपना, है ना, सीपी के अंदर शॉप है उनकी। तो बेसिकली ये क्या है, ये अपना अपना क्या कहते हैं लोकल ब्रांड है। एमएनसी जो होती है पूरे वर्ल्ड में फैली हुई होती है। अब क्या क्या डिफरेंस होते हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हाई रिस्क भी होता है एमएनसी में, तो पहली बात तो देखो यही लिखी हुई है, जो डोमेस्टिक कंपनीज होती है ना वो सिर्फ देश के अंदर ही ऑपरेट करती है। मेरा जो दोस्त है उसकी जो कंपनी है वो सिर्फ इंडिया के अंदर ही कपड़े वगैरह भेजती है, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनी एक से ज़्यादा कंट्री में वर्क करती है, ठीक है। जो एमएनसी होती है उसका फ़ायदा ये होता है कि वो अलग अलग कंट्री से सस्ती सस्ती चीज़ें लेकर उसको प्रोड्यूस कर पाती है ना। तो उसका जो कॉस्ट बेनिफिट मतलब आप कह सकते हो चीज़ें जो होती है वो अच्छी होती है और एज़ कम्पेयर टू थोड़ी सी सस्ती होती है। बट डोमेस्टिक को कंट्री के अंदर ही जो चीज़ है उसके अंदर से ही चीज़ बनानी पड़ती है तो थोड़ी सी महंगी होती है। बट एक दिक्कत ये है कि जो एमएनसी होती है ना उसको कभी कभी हाई रिस्क भी फेस करना पड़ता है ना। क्या पता जिससे वो रॉ मटेरियल मंगवा रहा है जिस कंट्री से, है ना, वो मान लो टाटा जो है हमारे वो चाइना से कुछ मंगवा रहे हैं, चाइना ने बंद कर दिया या हमने गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी कि चाइना से कुछ नहीं खरीदेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी एमएनसी को दिक्कत आएगी, टाटा को दिक्कत आएगी, तो ये है। नेक्स्ट है कि एमएनसी जो होती है इसमें इन्फोसिस का एग्जांपल दे रखा है, ये भी इंडिया की कंपनी है इन्फोसिस। अगर आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बता सको कि इन्फोसिस के सीईओ कौन है यानी कौन फाउंडर है तो आप मेरे को ज़रूर बताना। पता होनी चाहिए छोटी मोटी चीज़ें। जो एमएनसी होती है उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट डोमेस्टिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट से थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो मैनेजमेंट जो होता है
थोड़ा सा अलग होता है। इसका मतलब है कि पैसों का देख रेख जो होता है एमएनसी में अलग होता है, क्योंकि टैक्सेशन सिस्टम होता है, अलग अलग कंट्री का देखना पड़ता है। पर डोमेस्टिक कंट्री का क्या है, बिल बनाया लिखा खत्म, बात खत्म, है ना। और दूसरी बात है डोमेस्टिक का, आप कह सकते हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट काउंटर पार्ट जो होता है वो इतना ज़्यादा दूसरी कंट्री पर डिपेंड नहीं करता, है ना। अब देखो मेरा जो दोस्त है जैन साड़ी भंडार जो है उसका, क्या उसको कोई फ़र्क पड़ता है कि डॉलर का प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। मतलब वैसे पड़ता है अब मैं बोलूँगा पड़ता है तो फिर आप सोचोगे सर कैसे पड़ता है, उसे छोड़ो आप। बट इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि डॉलर ऊपर जाए नीचे जाए, उसको क्या, उसको तो अपनी शॉप पे बैठे हुए हैं। बट दिक्कत उसको होती है कि जो एमएनसी है उसको दिक्कत होती है। मान लो डॉलर का प्राइस ऊपर गया, ठीक है, और अमेरिका से कुछ खरीदना था, तो पहले जहाँ हमें 70 रुपये देने पड़ते थे अब 80 रुपये देने पड़ रहे हैं, है ना। तो एमएनसी को ये एक बहुत बड़ी दिक्कत रहती है, यानी फॉरेन एक्सचेंज से वो फॉरेन कंट्री के जो इन्फ्लेशन रेट से वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। एक कंट्री के अंदर मान लो इकोनॉमिक हालत बहुत ख़राब है तो उससे भी उस कंपनी पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन एमएनसी एंड लोकल कंपनीज। नेक्स्ट है कि रेलवे का पैटर्न बताओ अलग अलग कंट्री में, इंडिया के अलग अलग स्टेट में, यानी आपको अलग अलग टाइप का रेलवे नेटवर्क देखने के लिए मिलता है। तो ये है जी हमारा आंसर। हमारे इंडिया के अंदर है ना, हमें नदर्न प्लेन में, यानी जो यूपी है ना, अपना हरियाणा पंजाब वाले एरिया के अंदर आपको ज़्यादा पॉपुलेशन मिलेगी, और यहाँ पर आपको जो क्या कहते हैं उसको, रेल भी है ना, जो रेलवे है ना उसका भी अच्छा खासा डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा, यानी आपको ज़्यादा रेल देखने के लिए मिलेगी एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ दी कंट्री। ठीक है जी। तो यानी प्लेन्स होता है, नदर्न प्लेन तो प्लेन वाला एरिया, तो यहाँ पर आपको अच्छे खासी लार्ज नंबर में रिवर वगैरह दिखेंगे, कंस्ट्रक्शन वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें बनाई गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको ज़्यादा रेल भी देखने के लिए मिलेगी। पेनिनसुला प्लेटो जो है वो हमारा पहाड़ी वाला इलाका है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि रेलवे लाइन बिछाना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि माउंटेन वाले एरिया भी आ जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो है आपको थोड़ी सी कम रेल वगैरह देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। बात आती है डेजर्ट वाले एरिया पे, सैंडी एरिया होता है, और यहाँ पर भी हमारी जो रेलवे है उसको बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो यहाँ पर आपको कम रेलवे का एक्सपेंशन देखने के लिए मिलेगा, है ना, एज़ कम्पेयर टू नदर्न प्लेन और अदर। स्वाम्पी गुजरात का जो दलदली है एरिया है, मध्य प्रदेश का दलदली एरिया है, वो भी एक अच्छा आप कह सकते हो सूटेबल डेवलपमेंट नहीं है रेलवे का, यानी वहाँ पर भी रेलवे आपको कम मिलेगी। अच्छा क्वेश्चन समझ रहे हो ना, क्वेश्चन ये है, आप अगर आओ क्वेश्चन यहाँ पर दिखा दो, मैं डायरेक्टली क्लिक कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप देखोगे ना, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा है कि इंडिया के अंदर जो है वो रेलवे जो है किसी जगह पर ज़्यादा दिखती है या किसी जगह पर कम दिखती है, तो किसकी जगह पर ज़्यादा और किसकी जगह पर कम दिखती है, और क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती है। तो देखो पहाड़ वगैरह भी अफेक्ट करते हैं, जहाँ पहाड़ होंगे वहाँ रेल कम होगी, जहाँ मिट्टी रेतीला रेगिस्तान वाला इलाका होगा वहाँ रेल कम होगी, गुजरात का जो दलदली एरिया है फॉरेस्ट वाला एरिया है वहाँ रेल कम होगी, है ना। तो ये वगैरह बता रखा है, ओके। और जहाँ पर जैसे कि हमारा ये कोंकण रेलवे वगैरह बता रखा है, जो कोस्टल एरिया होता है ना वहाँ पर क्या होता है, पासिस वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लैंडस्लाइड वगैरह होने का खतरा रहता है, तो इसलिए भी यहाँ पर थोड़ी सी कम देखने के लिए मिलती है रेलवे। तो यानी लैंडस्लाइड वगैरह जहाँ पर ज़्यादा होने का खतरा होता है, जहाँ पर जो दलदली एरिया होता है, जहाँ पर जो मिट्टी रेतीला इलाका होता है, जहाँ पर पहाड़ होते हैं, वहाँ पर रेलवे थोड़ी सी कम देखने के लिए मिलती है। क्वेश्चन यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ द इंडियन मर्चेंट एंड द इंडस्ट्रीज देमसेल्फ इन द रिलेट देमसेल्फ इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं इतनी बार रिपीट हुआ है। जब मैंने ये मतलब बनाई थी ना इस चैप्टर के, यानी चैप्टर नंबर 2 है ये नेशनलिज्म इन इंडिया, इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो, मैं खुद हैरान हो गया था कि हर साल ये वाला क्वेश्चन तो आता ही आता है। मतलब ये क्वेश्चन एक्चुअल में 8 बार रिपीट हुआ है, 8 बार रिपीट हुआ है। 10 क्वेश्चन पेपर उठाए, उसमें से 8 के अंदर तो ये वाला क्वेश्चन पेपर मिला ही मिला मेरे को, ये वाला क्वेश्चन तो मिला ही मिला। तो यानी ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट हाँ मैं आपको एक एडवाइस ज़रूर करूंगा कि इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं, आप वुमेंस भी देख कर जाना, आप ये भी देख कर जाना कि वुमेंस ने कैसे हमारे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा, इंडस्ट्रियलिस्ट ने कैसे करा, पुअर पीजेंट ने कैसे करा, रिच पीजेंट ने कैसे करा, है ना, इंडस्ट्रियल वर्कर ने कैसे करा, ये करके जाना। अच्छा जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट करा हमारे सीडीएम के अंदर, तो ये बता रखा है कि उन्होंने भी क्या किया, बेसिकली उन्होंने जो रिएक्ट अगेंस्ट दी कॉलोनियल प्रैक्टिस, उन्होंने भी है ना वो चीज़ करना शुरू कर दी। अब मतलब अपना बिजनेस है ना ब्रिटिशरों से थोड़ा बंद करना उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। उन्होंने जो रुपया स्टर्लिन फॉरेन एक्सचेंज है ना रेशो, उन्होंने इसको डिस्करेज किया, उसके खिलाफ उन्होंने बोला कि है ना जो रुपया स्टर्लिन फॉरेन एक्सचेंज रेट है ना उसको हम नहीं मानेंगे। अब मैं ये समझा सकता हूँ आपको, ठीक है, बट आपको इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा। ये ग्लोबल वर्ल्ड वाला जो चैप्टर था ना हमारा, उसके अंदर मैंने ये जो हमारा रुपी स्टर्लिन फॉरेन एक्सचेंज है ना इसको बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक है। क्योंकि ये वैसे ये चीज़ इस चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर रखी इतनी ज़्यादा, बट ग्लोबल वर्ल्ड में एक्सप्लेन कर रखी है। तो जब आप बेसिकली ये प्री बोर्ड निपट जाएँ आपके और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करो, तो जब चैप्टर वाइज वीडियो देखोगे ना
तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। बस इतना याद रखो, वो ये चाहते थे कि है ना ये रुपया स्टर्लिन वाला सिस्टम खत्म हो जाए, क्योंकि इससे क्या होता है, बाहर से जो चीज़ें आती है ना, उस वो बहुत ज़्यादा आती है, जिससे हमारे इंडियन बिजनेसमैन का नुकसान होता है। ठीक है, मान लो इंडियन बिजनेसमैन भी कपड़े बना रहे हैं, बाहर बाहर से भी कपड़े आ रहे हैं, तो बाहर से जो कपड़े आ रहे हैं वो सस्ते होते हैं, जिससे हमारे इंडियन के कोई बिजनेसमैन के कोई कपड़े नहीं खरीदता, तो ये दिक्कत है। ओके, तो इसी की वजह से 1920s में हमारे जो बिजनेसमैन थे बड़े बड़े, उन्होंने क्या करा, एक फिक्की बनाया, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की 1927 में बनाया गया था, जिसको और इसको लीड के, और इसको बेसिकली इसके आप कह सकते हैं फाउंडर वगैरह कौन थे, पुरुषोत्तम दास ठाकुर, जीडी बिरला, ये कुछ ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने बहुत बड़े लेवल पे क्या किया था, सपोर्ट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, गांधी जी के। इन्होंने क्या किया था, सेल खरीदना और बेचना बंद कर दिया था दूसरी कंट्रियों से, है ना। गांधी जी ने बोला था बॉयकॉट कर दो बाहर के कपड़े, तो इन्होंने कर दिए थे। बहुत सारे जो आप कह सकते हो बिजनेसमैन थे ना, वो चाहते थे कि ट्रेड पर ब्रिटिशर की कोई भी वो ना हो, अड़ंगी ना हो, हम जैसा ट्रेड करना चाहे वो कर सके, क्योंकि ब्रिटिश कहते थे आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो हमारे बिजनेसमैन चाहते थे हम जो मर्जी करना चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चाहते थे कि ब्रिटिशर इंटरफेयर ना करे अपने हमारे बिजनेस में। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन है कि हाउ हाउ वॉज द सोशल एंड द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया एट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। मैं आपको बता दूं, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो अफेक्टेड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ना। मैं वो भी सोच रहा यार, पॉलिटिकल इंडिया की सिचुएशन ने कैसे वर्ल्ड वॉर को अफेक्ट किया, नहीं, क्वेश्चन उल्टा है, ये बाय लिखा हुआ है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने कैसे अफेक्ट किया हमारी पॉलिटिकल एंड सोशल सिचुएशन को। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ को लोगे ना, पहला क्वेश्चन यही मिलेगा आपको, पहला ही क्वेश्चन आपको नेशनलिज्म इन इंडिया वाले उसमें यही मिलेगा। क्या है बेसिकली, देखो ब्रिटिशर है ना कहीं वॉर के लिए उनको पैसे चाहिए थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इंडिया के अंदर कस्टम ड्यूटीज़ रेज कर दी, उन्होंने इंडिया के अंदर इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया। अब उनका ध्यान इकोनॉमी से हट चुका था, इसलिए इंडिया के अंदर प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ गए, फेमाइन की सिचुएशन आ गई, लोग बहुत ज़्यादा मारे गए। उनको आर्मी, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन लड़ रहा था, तो उनको आर्मी चाहिए थी, लोगों को ज़बरदस्ती आर्मी में भरना शुरू कर दिया उन्होंने। तो यही बात लिखी हुई है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये है जी, टैक्सेस वगैरह बढ़ा दिए, है ना, प्राइजेस वगैरह बढ़ गए, कॉमन पीपल को सफ़र करना पड़ा, सोल्जर के लिए फोर्स रिक्रूटमेंट किया, फूड की शॉर्टेज आ गई, मिलियंस ऑफ लोग मारे गए, ये सारी बातें लिखी हुई है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं जी हमारे ऊपर, और जो दो दो मार्क्स के क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। गाँव वाले एरिया में आप एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट कर सकते हो। अब ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, स्कूल वगैरह बना के आप लिख सकते हो, रोड वगैरह बना के, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो। इसके अंदर देख लेते हैं क्या आंसर लिखा हुआ है। इसके अंदर वही बता रखा है कि डैम वगैरह कंस्ट्रक्ट करके, है ना, न्यू डैम, टर्जरी सेक्टर की फैसिलिटी वगैरह देकर, सेमी रूरल एरिया में मतलब उसको धीरे धीरे वहाँ पर फैक्ट्री वगैरह लगाकर, एग्रीकल्चर को अच्छा कर कर, है ना, टूरिज़्म को वहाँ पर आप कह सकते हो कि थोड़ा प्रमोट कर कर, इन ये चीज़ें करके आप कहीं ना कहीं रूरल एरिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, ये आ जाते हैं कि कंजर्व एनर्जी रिसोर्स को कैसे कंजर्व करें। और में पूछा गया है कि सोलार एनर्जी जो है वो बेसिकली दो तरीके बताओ, सजेस्ट एनी टू वेज टू इम्प्रूव द यूजेज ऑफ सोलार एनर्जी। ठीक है, ऊपर आ जाते हैं हम। तो सबसे पहले तो सोलार एनर्जी वाला है कि मतलब सोलार एनर्जी को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। पहले तो अगर हम सोलार एनर्जी को बड़े लेवल पे यूज़ करना चाहते हैं, तो उसकी कॉस्ट वगैरह को थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि सोलार पैनल बहुत महंगे आते हैं, तो उसको कम कर सकते हैं हम, ताकि सोलार एनर्जी का ज़्यादा यूज़ हो सके। यूज़ ऑफ एफिशिएंट सोलर पैनल मॉडल, मतलब थोड़ा अच्छा सोलर पैनल बना सकते हैं, है ना, जिससे आप कह सकते हो कि अच्छे से बिजली प्रोड्यूस हो, कम से कम सोलार एनर्जी की मतलब कम से कम आप कह सकते हो कि मतलब सस्ते दामों पर बढ़िया एक मॉडल बने जो अच्छे से एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाए सन रेज की मदद से। नेक्स्ट है कि लोगों में अवेयरनेस जगा के कि जी हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने घर पे सोलर पैनल लगाओ। ठीक है, और अब तो बहुत सारे लोग लगवा भी रहे हैं। ईजी इंस्टॉलेशन प्रोसेस, लगवाना अगर हम आसान कर दें तो लोग लगवाना भी शुरू कर देंगे। ठीक है, और बाय दी पैनल विद दी हाई कंसनट्रेटेड फोटो वोल्टिक। ठीक है, वोल्टिक सेल, इसका मतलब है कि बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, बढ़िया पैनल लगा सकते हैं, जिससे क्या हो, एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान ना हो और जो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे। और हम सोलार पैनल को शेडेड एरिया में, शेडेड एरिया यानी जहाँ पर ओके, आपने सोलर पैनल लगा लिया, कहाँ लगाया, अपने घर के अंदर, छत पे नहीं, घर के अंदर, क्या फ़ायदा होगा। तो ये लिखा है जहाँ पर परछाई आती है ना, वहाँ पर आप सोलर पैनल ना लगाओ, ऐसी जगह लगाओ जहाँ पर धूप आए, ये बात लिखी हुई है। और अगर कुछ और पर, वैसे 2 नंबर में आपको 3 ही पॉइंट लिखने होते हैं, बट इसमें ज़्यादा दे रखे हैं, है ना। चलो, अब मिनरल्स को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ करके। ठीक है, और जितना हो सके ढंग से यूज़ करके,
ट्रांसपोर्ट वगैरह का मतलब प्राइवेट की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके, है ना, अपनी बाइक लेके निकलो, इससे अच्छा है कि जी ई रिक्शा में बैठ जाओ, है ना। जब ज़रूरत ना हो इलेक्ट्रिसिटी को बंद रखो। अभी मैं बता दूं कि रात के 3 बज रहे हैं, 3:11 हो रहे हैं, करेक्ट टाइम बताऊं तो। और अभी मेरे पूरे घर में जो है वो सारी लाइटें बंद है, बट जहाँ पर मैं बैठा हूँ एक लैपटॉप कनेक्ट हो रखा है और थोड़ी सी लाइट जल रही है, ठीक है। तो ये आप भी कर सकते हो, जब आप पढ़ने बैठो तो इस चीज़ का ध्यान रखा करो। पावर सेविंग डिवाइसेस का यूज़ करो, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ करो, ये सारे के सारे तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि द प्रोविजन इंडिया, मतलब ऐसे कौन से प्रोविजन है जो इंडिया को एक सेकुलर कंट्री बनाते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो हमारी कंट्री के अंदर ये बोला गया है कि लोगों को अपना धर्म, सेकुलर का मतलब क्या होता है, सेकुलर बेसिकली वो कंट्री होती है जिसका कोई रिलीजन नहीं होता, जो सब कंट्री सब रिलीजन को इक्वल मानते हैं, जहाँ पर धर्म के नाम पे लोगों को सजा नहीं दी जाती। समझे ना इसका मतलब? देखो बेसिकली बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहाँ पर रिलीजन के नाम पे बहुत तगड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है। मैंने से डिस्क्रिमिनेशन तो जहाँ पर सीधा हम मारने की बात करेंगे, लोगों को मार दिया जाता है रिलीजन की वजह से, ठीक है। तो बट अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऐसा नहीं होता, है ना। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इन लोगों को मार दो, ऐसा नहीं होता। बट अगर बहुत सारी कंट्री में देखें तो लोग ऑफिशियली इस चीज़ को फॉलो करते हैं, है ना, बहुत सारी कंट्री ऐसा। बट हमारी जैसे ओके मैं समझाता हूँ कि हमारी इंडिया जो है वो सेकुलर कैसे है। अभी अभी मैंने क्या बोला कि इंडिया के अंदर क्या होता है, सब लोगों को फ्रीडम है अपने रिलीजन को मानने की, वो प्रोफेस करने की, ठीक है, प्रैक्टिस करने की, प्रोपेगेट करने की रिलीजन। और अगर वो ना चाहे तो कोई भी रिलीजन ना फॉलो करे तब भी चलेगा। अब बात करते हैं अपने पड़ोसी की, बड़े प्यारे पड़ोसी हैं हमारे, बम बम फोड़ते रहते हैं, दैट इज़ पाकिस्तान। कोई हेट नहीं है मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है पाकिस्तान से, ठीक है। बट ऐसे गलत काम ना करे ना, वो लोगों को ना मारे, तो हम भी थोड़ी तारीफ़ करें उनकी। बट सुनो, तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो पाकिस्तान है वहाँ पर आप अगर नोटिस करोगे ना, कॉन्स्टिट्यूशनली डिस्क्रिमिनेशन है बड़ा गंदा। क्या? मैं बात सुन के हैरान हो गया था। पाकिस्तान अपने आप को एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहता है, बट वहाँ पर जो हाईएस्ट पोस्ट है ना, हाईएस्ट पोस्ट पीएम की पोस्ट, उस पर कोई एक रिलीजन के अलावा कोई दूसरा बंदा बैठ ही नहीं सकता। आप इसका मतलब समझ रहे हो? लेट्स अज्यूम मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, ठीक है, बट मैं अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजन से नहीं आता ना, तो चाहे मैंने कितना भी अच्छा काम किया हो, चाहे मैं बहुत बढ़िया, अगर मान लो कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा करना चाहता हूँ, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है। रिलीजन देखेंगे मेरा और इसकी वजह से मेरे को आगे बनाएंगे ही नहीं। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में इंडिया के पीएम जो है वो मनमोहन सिंह जी भी रहे हैं, सिख एक पीएम रहे हैं, ठीक है। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, अगर आप देखो एपीजे अब्दुल कलाम जो है हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे, अब मैं गिनती बताऊंगा तो फिर ये तो हमारे सैम मानिक शो, अगर आपने सैम मानिक शो को, अगर नहीं पता आपको सैम मानिक शो का कौन है, तो कभी भी किसी पाकिस्तानी से पूछना कौन है, वो आपको बताएगा अच्छे से। सैम मानिक शो वो है जिन्होंने बेसिकली पाकिस्तान की 93,000 जो सोल्जर्स हैं उनसे सरेंडर करवाया था, ठीक है। तो मतलब बंदूकें कहा था उनको कि यहाँ तो पिटो, यहाँ तो बंदूकें घेर दो, तो उन्होंने बंदूकें घेरना पसंद किया था। सैम मनुष्य कौन थे? पारसी थे, पारसी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा कोई पंगा नहीं है, मतलब कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि भेदभाव नहीं होता, इंडिया में भेदभाव होता है। अगर मैं ये बोलूँ, देखो आपको पढ़ा रहा हूँ कि भेदभाव होता ही नहीं, ये गलत है। भेदभाव होता है, सबके साथ होता है। सबके साथ मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई एक रिलीजन दूसरे रिलीजन से कर रहा है या सिर्फ एक ही रिलीजन को टारगेट, ऐसा नहीं है। सबके साथ ही कहीं ना कहीं एक दूसरे से, कुछ लोग होते हैं जिनको भाई कुछ भी कह लो वो ऐसे ही करते हैं, वो रुकते ही नहीं, ठीक है। हर जगह अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं, बट इंडिया में अच्छे लोग बहुत ज़्यादा हैं, बुरे लोग हैं बहुत कम है, ठीक है। बट वो बुरे लोग समझते ही तो नहीं है, दिक्कत तो यही है। तो अब क्या है, जैसे मैं बता रहा था कि वही है कि अब मैं क्या बता रहा था मैं भूल गया, चलो बस ये समझ आ गया ना। बट तो यहाँ पर है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा हुआ कोई कुछ भी। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ आप अच्छा काम करोगे आप आगे जाओगे, आप बुरा काम करोगे आप जेल में जाओगे, सिंपल लिखा हुआ है, कोई रिलीजन का पंगा ही नहीं, ठीक है। और दूसरी बात है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही बोलता है कि धर्म के नाम पे भेदभाव जो है अगर आप करोगे तो सीधा आपको जेल का रास्ता दिखाया जाएगा। तो इससे पता चलता है इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। बेसिकली इंडिया का जो आइडिया ही है ना, वही सेकुलरिज्म पे बेस है। इंडिया का जो कल्चर है वही सेकुलरिज्म पे बेस है, ठीक है। एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ द स्टेट टू इंटरवीन इन द मैटर ऑफ द रिलीजन इन ऑर्डर टू एंश्योर द इक्वालिटी विद इन द रिलीजन कम्युनिटी। बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बोलता है कि अगर आपको दिखे कि किसी बेसिकली रिलीजन में धर्म के नाम पे गलत हो रहा है तो उसको रोका जाए, ठीक है। अब जो बच्चे मैं बोलने वाला हूँ ना,
कुछ बच्चे इससे करेंगे, देखो बट ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप थोड़ा दिमाग खोलना शुरू करो अपना। जैसे कि मान लो कुछ ऐसी प्रथा होती है जो हर रिलीजन में गलत होती है, जैसे आपने वो सुना होगा, सती प्रथा सुना होगा। ऑल दो रिलीजन प्रोसेस नहीं है वो, अलग बात है, ठीक है। बट सती प्रथा था कि शादी होने के बाद जो है वो फीमेल्स को जला दिया जाता था, ये बोला जाता था कि सती हो जाए, है ना। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, मुस्लिम में 3 तलाक होता था, ठीक है। 3 तलाक का मतलब क्या है कि अगर एक लेडी है और एक मतलब एक मुस्लिम लेडी है, अगर उसके हस्बैंड ने 3 बार तलाक बोल दिया तो फिर मतलब ऐसे ही छोड़ दिया जाता था लेडी को, मतलब कोई कंपनसेशन वगैरह। तो ये गलत है। तो गवर्नमेंट ने इसमें इंटरवीन वगैरह करा दोनों ही केसेस में, ठीक है। अब कुछ ठीक है, समझ गए ना आप बच्चे। अब ये वाला टॉपिक मैंने इसलिए इंक्लूड करा ताकि आप अपना थोड़ा दिमाग खोलो, क्योंकि एसएसटी में अगर मैं ये बात आपको नहीं बताऊंगा तो साइंस वगैरह में ये बात नहीं बताई जाती, इसलिए बताना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों ही चीज़ें गलत है, मेरे को दिक्कत दोनों से, सती प्रथा से भी और ये 3 तलाक वाले भी सिस्टम से भी। अब कुछ लोग इसको भी सपोर्ट करते हैं, पता नहीं यार कैसे लोग होते हैं, ठीक है। चलो ये बात आपको क्लियर हो गई ना बच्चे। चलो अब आते हैं जी, मैंने ये बोल गया ना, शायद कंट्रोवर्सी मतलब क्रिएट ना हो गई हो, बच्चे ये ना समझे कि मैं कुछ, ठीक है ना, समझ गए। देखो मेरा कोई फ़र्क, मैं किसी भी चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। जो गलत है वो गलत है बच्चे, आँख खोल के देखना, अपना रिलीजन मत देखो। जो गलत है वो गलत है, गलत को गलत बोलना सीखो, ठीक है। और सही को सही बोलना सीखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे जाके आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप पहले से ही ये चीज़ें दिमाग में क्लियर करके चलो कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, चाहे रिलीजन कोई भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो आ जाते हैं 21 वाले क्वेश्चन पे। एनालाइज द 2 फैक्टर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट डिप्रेशन इन अमेरिका ड्यूरिंग 1929। 1929 में बेसिकली अमेरिका के अंदर ग्रेट डिप्रेशन जो आया था, उसका बेसिकली कौन कौन से 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, तो इसके अंदर तो पूरी लिस्ट बता रखी है। तो कोई भी 2 टॉपिक बता देता हूँ, 2 पॉइंट्स बता देता हूँ, बाकी आप देख लेना। बात यह है कि ग्रेट डिप्रेशन क्यों आया था अमेरिका के अंदर 1929 में। देखो बात ये थी कि अमेरिका के अंदर इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया था, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया था कि लोग जो है, लोग जो फार्मर है, जो मान लो उन्होंने क्रॉप उगाई 100 रुपये की, तो उनकी क्रॉप 80 रुपये में बिक रही थी। तो ये है जिसकी वजह से हमारा ग्रेट डिप्रेशन आ गया, फार्मर को बहुत नुकसान हुआ। दूसरा रीज़न क्या है कि फार्मर को ना खेती करने के लिए लोन बहुत ईजिली मिल जाता था, ठीक है। अब बहुत इसलिए लोन मिल जाता था तो उन्होंने लोन लेके खेती करना शुरू कर दिया। बट जब लोन को वापस करने की बारी आई तो उनको बहुत प्रॉब्लम आई, तो इसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन हो गया। बहुत सारे बैंक्स तो कोलैप्स ही कर गए क्योंकि वो लोन दे नहीं पा रहे थे, वो लोन के पैसे जिन्होंने उठाए थे। तो यही इसी की वजह से भी ग्रेट डिप्रेशन आया। तो यही पॉइंट लिखा हुआ है, ये चैप्टर भी हमारा कौन सा है, ये हमारा ग्रेट डिप्रेशन वाला चैप्टर जो है वो एग्रीकल्चर का, जहाँ तक मेरे को पता है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का चैप्टर है ये, ठीक है जी। चलो अब आते हैं जी हमारे नेक्स्ट वाले को, अब आ जाते हैं थोड़े से एमसीक्यू पे। ओके, एमसीक्यू है ग्लोबलाइजेशन के बारे में कौन सी चीज़ करेक्ट है वो बतानी है। रिमूवल ऑफ बैरियर बाय द गवर्नमेंट, हाँ गवर्नमेंट रिमूव करती है ग्लोबलाइजेशन के अंदर, आपको पता है लिबरलाइजेशन पॉलिसी अपना के। फॉरेन कंपनी जो होती है उनको अलाउ होता है फैक्ट्री सेटअप करना, फॉरेन कंपनीज आर अलाउड टू सेटअप, हाँ बिल्कुल। फॉरेन कंपनीज दूसरी कंट्री के अंदर, मान लो इंडिया है, इंडिया ग्लोबलाइजेशन का पार्ट कैसे बनेगा जब वो फॉरेन कंपनी को अलाउ करेगा, है ना, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट एंड टू सेकंड है, सही है। तो इसमें आप देखोगे फर्स्ट एंड सेकंड यही है, ऑल ऑफ दी अबव तो है ही नहीं, मतलब यही है इसका आंसर। चेक कर लेते हैं फिर भी, यही है इसका आंसर। बाकी फिर चलो फिर भी नीचे वाला पढ़ देता हूँ कि ये नीचे वाले क्यों नहीं है। इसमें लिखा है कि ऑल दी कंपनी इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, ऑल नहीं होता, कुछ ही करती है। दूसरा इसमें लिखा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होती है कम होती है और फॉरेन ट्रेड कम होता है, ऐसा नहीं है, ग्लोबलाइजेशन से दोनों चीज़ें बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉरेन ट्रेड को कौन सी इंटरनेशनल एजेंसी चेक करती है, दैट इज़ WTO। ठीक है, सिंपल है, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। 5 लाख का रोहन ने लोन लिया था बैंक से, और उन्होंने क्या करा था, अपने पेपर सबमिट करवाए थे घर के, है ना, लोन लेने के लिए। तो क्या है, वो लोन जो लिया था उसको क्या कहते हैं, कोलेटरल, गिरवी रखवाई थी ना उन्होंने घर को। नेक्स्ट है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी सेक्टर क्या है, इकोनॉमिक नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग प्राइमरी सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर में बांटा है। अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, ये उनको एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी के अकॉर्डिंग बांटा गया है, ठीक है। इसमें से कौन सा लगा है, टूरिज्म गाइड ये एक पर्सन है, बार्बर एक पर्सन है, टेलर एक पर्सन है, पोर्टर एक पर्सन है, टीचर एक पर्सन है, डॉक्टर, वेजिटेबल वेंडर, लॉयर एक पर्सन है, पोस्ट मास्टर, ये सारे पर्सन है। बट आप ये देखोगे इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूशन है, जेट एयरवेज इंस्टीट्यूशन है, दूरदर्शन वो है इंस्टीट्यूशन है, तो सारे इंस्टीट्यूशन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है इसके अंदर कि कितनी गर्ल्स जो हैं वो स्कूल अटेंड नहीं करती। तो गर्ल्स बात कर रहे हैं 10 से 14 साल की, तो ये तो लिखा हुआ है कौन अटेंड कर रहे हैं, यस और नो, कौन अटेंड नहीं कर रहे, यानी 100 माइनस 18 यानी 82 कर रहे हैं, बाकी जो 18% है वो नहीं कर रहे, तो इसका आंसर होगा डी। सही बोला है मैंने, देख लेते हैं एक बार। हाँ जी सही बोला है।
ऊपर आते हैं। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि किस कंट्री में मैक्सिमम एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब ज़्यादातर बच्चे पढ़े लिखे हैं, तो यहाँ लिटरेसी रेट जो है ये अपना दे रखा है कहीं ना कहीं। आप देखोगे तो लिटरेसी रेट जो है, और नेट अटेंडेंस रेशो पूछा, लिटरेसी रेट एक ही बात है, दोनों सबसे ज़्यादा किसका दिख रहा है, केरला का दिख रहा है, तो केरला का लिख दो सीधा। ठीक है, देख लेते हैं, केरला ही है ना, हाँ केरला ही है, केरला का ही दिख रहा है। हरियाणा का थोड़ा देखोगे आप, थोड़ा सा कम है। ठीक है, इन्फेंट मोटेलिटी रेट जो है थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है आपको। ठीक है, हरियाणा का, बट केरला का देखो इन्फेंट मोटेलिटी रेट भी कम है, लिटरेसी रेट भी बहुत अच्छा खासा है, और बच्चे भी स्कूल जो है बहुत ज़्यादा जाते हैं। हरियाणा में देखो 61% है नेट अटेंडेंस रेशो देखा जाए तो। ऊपर वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यह है कि श्रीलंका में किस रिलीजन को आगे किया गया था, बुद्धिज़्म को आगे किया गया था, पता ही है आपको। दूसरा यह है कि अब देखो, असर्शन और रीजन सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, कुछ मत करो, ऊपर वाली लाइन है ना असर्शन में जो लिखी हुई है वो पढ़ दो, और उसके बाद बिकॉज लगा दो, और नीचे वाली लाइन पढ़ दो, और अगर वो एक बढ़िया सेंटेंस बन गया तो इसका मतलब है इसका आंसर होगा ए। नहीं बना तो फिर इंडिविजुअली चेक करना। ठीक है, मैं समझाता हूँ। डेमोक्रेसी इज एन अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल लेजिटिमेट गवर्नमेंट बिकॉज डेमोक्रेसी हैव रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन दी नॉर्म एंड प्रोसीजर। यही तो होता है, देखो डेमोक्रेसी जो है वो एक डेमोक्रेसी जो होती है अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिबल लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अच्छे से इलेक्शन होते हैं। अब अच्छे से इलेक्शन है इसका मतलब फ्री और फेयर इलेक्शन है, इसका मतलब अकाउंटेबल होगी गवर्नमेंट। ठीक है, दूसरा रिस्पॉन्सिव होगी, डिसीजन मेकिंग में पूछा जाता है, अगर देखो फ्री, अगर अच्छे से इलेक्शन हो गए तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव भी होगी। तीसरा लेजिटिमेट गवर्नमेंट, लेजिटिमेट गवर्नमेंट उसको कहते हैं जहाँ पर इलेक्शन हो। तो बेसिकली ये तीन, दोनों के दोनों पॉइंट आपस में मेल खाते हैं, तो इसका आंसर होगा ए। असर्शन और रीजन अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो तो मैंने हर चैप्टर के अंदर जो एमसीक्यू वगैरह करवाए थे ना, उसके अंदर मैंने असर्शन और रीजन हर चैप्टर में इंक्लूड किए, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट असर्शन और रीजन का पता चल जाएगा आपको। ठीक है, चलो ऊपर वाले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को आपको पता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है इसका, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं इसको, अलायंस है ना बीजेपी का। कांग्रेस का अलायंस जो है वो यूपी है। कम्युनिस्ट जो है एक लेफ्ट फ्रंट है, मतलब लेफ्ट सोच होती है उनकी, लेफ्ट आइडियोलॉजी होती है। और मिजो नेशनल जो पार्टी है वो एक हमारा रीजनल पार्टी है, वो सिर्फ मिजोरम में है अपने। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या है, इसका आंसर है जी सी। जो रेड, सीधा मैंने सी के ऊपर बता दिया, इसमें रेडिकल वुमेन लिखा है। रेडिकल वुमेन जो ये कहते हैं कि जो इक्वालिटी होनी चाहिए पर्सनल और फैमिली लाइफ में वुमेन्स को, सबको, यानी मेल और फीमेल को इक्वल मानना चाहिए, ये कहती हैं। ठीक है, चलो तो इसलिए इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है, ऐसा कौन सा टॉपिक है इसके अंदर जो सेंटर और स्टेट दोनों में आता है, यानी कौन सा ऐसा टॉपिक है जो कि हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। फॉरेस्ट स्टेट, बैंकिंग हमारा सेंटर, ट्रेड ये हमारा सेंटर स्टेट का, सॉरी ट्रेड वगैरह का स्टेट का भी होता है। एडुकेशन, एडुकेशन जी एक ऐसी चीज़ है जो कि सेंटर स्टेट दोनों के लेजिस्लेशन में आता है, यानी स्टेट गवर्नमेंट भी, जैसे दिल्ली के अंदर आप देखोगे ना एडुकेशन जो स्टैंडर्ड मैथ, बेसिक मैथ वाला सिस्टम है ना। और एनईपी एक गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी पॉलिसी लेकर आई थी एनईपी कि कोई भी कोई सा भी सब्जेक्ट चुन सकता है, तो यानी सेंटर स्टेट दोनों ही रूल बना सकते हैं उससे। क्या लिखा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पावर अरेंजमेंट ऑफ, कौन सी गलत लिखी हुई है बेल्जियम के बारे में, क्या लिखी हुई है, इक्वल जो है नंबर डच और फ्रेंच बैठेंगे बेल्जियम में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, सही लिखी हुई है बात तो। सेपरेट गवर्नमेंट होगी ब्रूसल्स के लिए, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट सबॉर्डिनेट होगी कम्युनिटी ऑफ द इलेक्टेड बाय द बिलोंगिंग टू दी वन लैंग्वेज, नहीं फ्रेंच के भी, जर्मन के भी और डच के भी, तो यानी ये है इसका आंसर। इसमें ये लिखा हुआ है कि जो हमारा जो ये बेल्जियम है, बेल्जियम के अंदर जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी वो सिर्फ एक कम्युनिटी से आएगी, नहीं ऐसा नहीं, अलग अलग, फ्रेंच कम्युनिटी के लिए अलग फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, बेल्जियम जर्मन के लिए अलग थी, डच के लिए अलग थी। ठीक है, ये क्या है, ये रेन्यूएबल रिसोर्सेज, तो हमारे मिनरल्स वगैरह फॉसिल वगैरह रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं है, तो इसका आंसर होगा ये। ठीक है जी, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे हो गए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज फॉरेस्ट वगैरह हो गए, नेशनल रिसोर्स हमारा रोड वगैरह हो गया, ये ऐसे हो गया। तो फर्स्ट का क्या है हमारा, थर्ड, फर्स्ट का, ये मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, दोबारा से देखते हैं। अच्छा सॉरी, फर्स्ट का फर्स्ट है ना, मैंने बताया तो बोला था, अरे यार। और ये है इसका, ये है जी, ये हमारा नेशनल रिसोर्स है, ये ऐसे ऐसे। डी का सेकंड किस पे दे रखा है, डी का सेकंड इस पे भी है, इस पे भी है। ठीक है, और डी का सेकंड, और डी का सेकंड, और सी का क्या था, सी का था हमारा थर्ड।
सी का 18 ए है इसका आंसर। ठीक है जी, क्लियर हो गया। ये तो अब ये तो एक नंबर का क्वेश्चन है तो पता ही है यार आपको, चैप्टर नंबर 1 करा हुआ ही है। इसमें क्या है, कौन सा गलत है ये बताना है। तो परमानेंट फॉरेस्ट जो है वो टिम्बर का प्रोडक्शन करती है, सिर्फ गलत है ये वाली लाइन, सबका प्रोडक्शन आता है इसमें। देखो जहाँ भी इसमें बताना है क्रॉप का नाम बताना है, इनमें से कौन सी क्रॉप हो सकती है, इस पॉइंट को पढ़ के क्या लग रहा है। देखो इसमें एक पहली लाइन लिखी हुई है, ऐसी वो क्रॉप जो फूड एंड फॉडर दोनों यानी खुद भी खाने के लिए और चारे के लिए भी यूज़ करी जाती है, वो है मेज़, भुट्टा, है ना। हिंदी में भुट्टा बोलते हैं, पता नहीं छल्ली कहते हैं आपके इलाके में, पता नहीं, देख के बताना मेरे को क्या होता है। भुट्टा कहते हैं हम तो, अगर भुट्टा पता नहीं है आपको तो सर्च कर लेना या मेज़ सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। डेट वाइज लगाना है। तो सबसे पहले हुआ था जी जोहान गुटनबर्ग जो थे हमारे प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए थे। उसके बाद जो थी वो बाइबल, उसके बाद मार्टिन लूथर किंग, फिर बाइबल, फिर ये। तो यानी फर्स्ट, सेकंड, सेकंड, थर्ड और ये वाला सी है इसका आंसर। ठीक है जी, ओके। ये अरेंज करना है, आपको पता है ना, जोहान गुटनबर्ग यानी 1448 आया था, है ना। 1517 के अंदर मार्टिन लूथर किंग थे। बाइबल को इंटरप्रेट मिनोकियो ने किया था, 1558 के अंदर किया था शायद, या 1658 के अंदर। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है 1789 में। तो यानी आप देखो सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, चलो। ये पिक्चर जो है वो किसने बनाई है ये बताई है राजा रवि मरवा, मैंने आपको बताया था जब चैप्टर करवाया था। तो दूसरा है कि बाल गंगाधर तिलक जी, याद होना चाहिए, पंजाब केसरी भी बोला जाता है इनको क्योंकि इन्होंने केसरी न्यूज़पेपर भी निकाला था। ठीक है, और अफ्रीकन कंट्री पर और बेसिकली एशियन कंट्री पे अंग्रेज क्यों रूल करके चले गए, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट की वजह से। अच्छा, ये मैंने क्यों बताया सर, ये आपने एक बार देखो एक्चुअल में ना, इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो। क्या इंडिया गुलाम इसलिए बना था क्योंकि कोई ब्रिटिशर ने मतलब इंडिया की गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हम गुलाम इस वजह से नहीं बने थे क्योंकि उस टाइम तो इंडिया में गवर्नमेंट नहीं थी, राजा रानी वाला रूल था। तो ये गलत है। दूसरा, क्या हमने इनवाइट किया था अंग्रेजों का और रूल करो? नहीं, ये भी नहीं है। तीसरा ये है कि उन्होंने हमारे पे रूल वांटेड टू ट्रेड एंड द कैपिटलिस्ट, अच्छा कैपिटलिस्ट यानी जो अमीर लोग थे उन्होंने बोला था कि जी हमारे पे गुलाम, नहीं ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी की वजह से वो आए अपना शिप लेके और रूल करना शुरू कर दिया। आप अगर देखोगे ना ध्यान से तो 1 मार्क से क्वेश्चन आपको थोड़े से ज़्यादा टफ लगेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ हमेशा 5 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करना, इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। ठीक है, आप 5 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे, कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं वो बोलते हैं सर 5 नंबर के क्वेश्चन में सोचने का टाइम चाहिए, कोई बात नहीं, बट आप एमसीक्यू से स्टार्ट करोगे ना थोड़ा सा डर लगेगा। सबसे पहले आप 5 नंबर के क्वेश्चन उठा के देखना, फिर 3 मार्क्स के या 2 मार्क्स से उठा के देखना, और स्टार्टिंग आप एमसीक्यू से करना चाहो तो कर सकते हो, बट मेरी राय रहेगी कि कॉन्फिडेंस गिरता है यार। एमसीक्यू जो होते हैं वो थोड़े से टफ लगते हैं कुछ बच्चों को क्योंकि एमसीक्यू थोड़े से डीप होते हैं। ठीक है, तो अगर कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है तो 5 मार्क्स या 4 मार्क्स के क्वेश्चन से या 3 मार्क्स, सॉरी चार को तो है नहीं, 3 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन से स्टार्ट करना वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, एमसीक्यू अगर आप एंड में करोगे ना तो ज़्यादा दिमाग चलेगा आपका। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना यार। अगर अगर मेरा जो एफर्ट है वो आपको अच्छा लग रहा हो कि सर थोड़ी मेहनत तो आप कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अलग अलग चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। ठीक है, अच्छा बाकी हमारा एक अलग भी चैनल है जिसका नाम है जी मेन पॉइंट टेक। बेसिकली इसमें मैं ये बताता हूँ कि एक स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है, और उस पर हो चुके हैं जी हमारे 12,000 20,000 सब्सक्राइबर। अभी सुबह ही मैं बोल रहा था कि यार 20,000 कब होंगे, और हो भी गए। ठीक है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो देखना, ये वीडियो मैंने उन बच्चों के लिए बनाई है जो बेसिकली यूट्यूब से अर्न करना चाहते हैं। ठीक है, जो बेसिकली थोड़े बहुत पैसे कमाना चाहते हैं यूट्यूब पर, और वीडियो बना के या वेबसाइट वगैरह क्रिएट करके दूसरे की वीडियो यूट्यूब से कॉपी करके, बहुत सारों ने करे भी हैं, बहुत सारों ने अपने $100 इसी चीज़ से कंप्लीट किए हैं। तो आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ये। $100 का मतलब होता है 8,000 रुपये। ठीक है, कम अमाउंट नहीं होती। आप 10th में पढ़ के अगर कोई $100 कमा रहा है महीने के, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो फ़ायदा उठाना इस चैनल का, ये आप ही के लिए बनाया है। बाकी और भी चैनल है जैसे कि मेरा व्लॉगिंग चैनल है और एक गेमिंग चैनल है, मन करे तो आ जाना इस पर अगर आपको अच्छा लगे तो। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट पहले देख लेना, अगर लगे कि वैसे मैं इस पर ब्लॉग वगैरह डालता हूँ कि मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी और नैनीताल वगैरह गया था, ये वीडियो थोड़ी सी अच्छी है, देखना। ठीक है, और इसमें एक जो पर्सन है कमल, उनकी सुप्रीम कोर्ट में जॉब वगैरह भी है, तो आप अगर थोड़ा सा, अगर आप मेरे को बोलोगे तो मैं उनका भी इंटरव्यू लूँगा। ठीक है, एक इंटरव्यू मैंने इनका भी लिया था, क्या नाम है अपने, रिदम का। रिदम का यूट्यूब चैनल भी है, और रिदम जो है उनका रैंक आया था 3814 ऑल ओवर इंडिया नीट के अंदर। अभी एक गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी MBBS कर रहे हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो जो है आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दूसरे सैम्पल पेपर को भी मैं अपलोड कर दूंगा। वीडियो को 2x करके आई होप आपने देखा हो या 1.5 करके देखा हो। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।